हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए वैभव वशिष्ठ। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं बेटा हमारा चैप्टर मनी एंड बैंकिंग एक शॉर्ट एक सांस के अंदर। बेटा अगर आप एनसीईआरटी बुक्स यूज कर रहे हो तो मनी एंड बैंकिंग आपका एक ही चैप्टर है। अगर आप कोई और रिफ्रेशर बुक्स यूज कर रहे हो तो शायद मनी अलग होगा और बैंकिंग अलग होगा। आपका चैप्टर नंबर 5 होगा मनी और चैप्टर नंबर 6 होगा आपका बैंकिंग। तो अगर आप कोई और रिफ्रेशर बुक्स यूज कर रहे हो तो आज हम आपके ये दोनों चैप्टर एक शॉर्ट एक सांस में ही कंप्लीट कर देंगे। बेटा चैप्टर को समझाने और याद कराने दोनों की जिम्मेदारी मेरी। आप चाहो तो वीडियो को बीच बीच में रोक के नोट डाउन भी कर सकते हो जो भी स्लाइड्स है, या आप चाहो तो आप केवल वीडियो को पूरा देखो। नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, नोट्स का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स के सारे नोट्स चैप्टर वाइज मिलेंगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। और सबसे पहले हम समझते हैं मनी को, उसके बाद में हम आएंगे बैंकिंग के ऊपर। मनी क्या होता है? मनी, मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या है मनी? सर क्या है क्या? ये जो आपके हाथों में है, ये जो आपने इतनी अच्छी फोटो खिंचाई है, यही होता है सर मनी? सर सवाल ये नहीं है कि मनी क्या होता है, वो हमको सब पता है। सर एग्जाम में डेफिनेशन लिखने में दिक्कत होती है, वो हम भूल जाते हैं और मार्क्स हमको डेफिनेशन के मिलते हैं। तो बेटा आज मेरा एक चैलेंज है आप लोगों से, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे कंसेप्ट, सारी डेफिनेशन, और आप लोगों की अगर हिम्मत हो तो भूल के बताना देखिए मनी की डेफिनेशन क्या होती है। तो मेरा आप लोगों से सवाल था मनी क्या होता है। सर मनी से, पैसे से हम चॉकलेट खरीदते हैं, आइसक्रीम खरीदते हैं, एक्टिवा खरीदते हैं, कार खरीदते हैं। किसी भी चीज को परचेज या सेल करने का माध्यम है मनी। परचेज या सेल, एक्सचेंज, किसी भी चीज को एक्सचेंज करने का माध्यम है मनी। बस यही आपको लिख के आना है एग्जाम में। मनी इज डिफाइंड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किस चीज का एक्सचेंज, किस चीज का मीडियम? अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और क्या क्या काम होते हैं बेटा मनी के? सर और तो सर हमारे पापा कहते हैं कि ना पैसे बचाने चाहिए, फ्यूचर में काम आते हैं, इसलिए सर हमारी एफडी भी करवाते हैं मेरी शादी के लिए, मेरी बुआ की शादी के लिए। सो मनी ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी इज डिफाइंड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, अ मेजर ऑफ वैल्यू। सर मेजर ऑफ वैल्यू कैसे? बेटा ये चॉकलेट है आपके 10 रुपए की, ये चॉकलेट है 20 रुपए की, एक्टिवा है 1 लाख की, कार है 10 लाख की। किसी भी चीज को वैल्यू करने का मेजर होता है मनी। ये टोपी है 500 रुपए की, ये टी शर्ट है 300 रुपए की। अगर मनी नहीं होता तो आप कैसे मेजर करते इसको? ये गेहूं है, ये एक एक बोरी गेहूं देखी ये टी शर्ट आएगी, 1 किलो दूध देखी ये आएगी, तब ऐसे मेजर करना पड़ता। सो मनी इज डिफाइंड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड अ मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज को मेजर करने का भी, किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर करने का भी एक स्टैंडर्ड होता है हमारा मनी। एंड अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सर ये तीन तो समझ में आ गए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? तो बेटा आप लोगों ने स्कूल जाने के लिए एक्टिवा खरीदी, एक्टिवा की वैल्यू थी 1 लाख रुपए की, 40,000 रुपए का आपने डाउन पेमेंट करा और बचे हुए 60,000 का आपने लोन लेके उसकी किस्तें बांध दी, हर महीने 2,000 रुपए की। हाँ सर हर महीने हमको 1,500-2,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ता है बैंक वालों को, नहीं तो वो बैंक वाले आके हमारी एक्टिवा उठा के ले जाएंगे। यही होता है बेटा डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट। मनी ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आज से कुछ टाइम पहले जब मनी नहीं हुआ करता था, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादाजी वगैरह बताते हैं, कुछ टाइम पहले जब वो छोटे बच्चे थे तो जब आइसक्रीम वाला आता था तो वो एक गेहूं का कप भर के लेके जाते थे, गेहूं का मग्गा भर के उसको देते थे और आइसक्रीम खाते थे। कोई जो गाय वगैरह पालता था वो दूध का 1 गिलास 2 गिलास देता था और फिर उसके बाद में आइसक्रीम खाता था। अगर मान लो उनको कोई तूंगा खरीदना हो, कोई गाय खरीदनी हो, भैंस खरीदनी हो और उनके पास में लिमिटेड गेहूं है, तो वो गेहूं देंगे और वो ऐसे कहेंगे क्या कि अब फ्यूचर में मैं गेहूं की खेती करूंगा तब पैसे ले लेना, फिर उसके बाद में मैं टमाटर की खेती करूंगा, फिर उसके बाद में मैं तरबूज प्याज की खेती करूंगा, फिर वो ले लेना। बहुत दिक्कत आती थी डेफर्ड पेमेंट में। सो
मनी ऑल्सो एक्ट्स एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और यही बेटा जो इसकी डेफिनेशन थी वही मनी के फंक्शंस भी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ मनी के क्या फंक्शंस है, तो इट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, आपकी डेफिनेशन में ही मनी के फंक्शंस भी छुपे हुए हैं। तो बेटा ये बात थी हमारे मनी की। चलते हैं कुछ टाइम पहले जब मनी नहीं हुआ करता था। जो मैंने आपको मेरे मम्मी पापा की स्टोरी बताई कि जब वो छोटे थे उनको आइसक्रीम खानी होती थी तो वो एक गेहूं का कप भर के देते थे और उसके बाद में आइसक्रीम मिलती थी। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, एक गुड़ के बदले दूसरा गुड़ को एक्सचेंज किया जाता था। सी टू सी इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। अगर आपको आइसक्रीम चाहिए तो गेहूं दो, दूध दो। कोई गाय पाल रहा है तो वो दूध देता था, गेहूं उगाने वाला गेहूं देता था, कोई सब्जी उगाने वाला सब्जी देता था। कमोडिटी के बदले कमोडिटी का एक्सचेंज होता था और इसी को हम कहते थे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इट इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। बेटा हमारे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की बहुत सारी दिक्कतें थी। देयर वर मेनली 4 ड्रॉबैक्स ऑफ योर बार्टर सिस्टम, और ये चारों ड्रॉबैक, ये चारों प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन था। जैसे वो ऐश्वर्या राय कहती है ना 5 प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन, वैसे ही आपकी 4 प्रॉब्लम और सॉल्यूशन केवल एक ही था, मनी। मनी का इवोल्यूशन इन चारों दिक्कतों को दूर कर दिया। तो क्या थी बेटा वो 4 दिक्कतें? सबसे पहली, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ध्यान से सुनना मेरे एग्जांपल को, कभी भूलोगे नहीं आप डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है। तो बेटा ये है बाबू भैया, ये है राजू और ये है श्याम। बाबू भैया के पास में जूते हैं और बाबू भैया को खाने के लिए गेहूं चाहिए। इनके पास में जूते हैं और इनको गेहूं चाहिए। राजू के पास में गेहूं है लेकिन इसको क्लोथ्स चाहिए। और ये शाम के पास में बेटा मटके और इसको जूते चाहिए कि मेरे को जूतों की जरूरत है। और शाम को जूतों की जरूरत क्यों है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। अनुराधा शाम आप लोग मुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानते हो। नहीं पता तो हेरा फेरी देख के आना कि शाम को जूतों की जरूरत है। तो शाम बोलता है बाबू भैया को कि बाबू भैया मुझे जूते दे दो। बाबू भैया बोलते हैं ले ले, मेरी तरफ से मेरे पास में जूते रखे हुए हैं लेकिन मुझे गेहूं चाहिए खाने के लिए। ये बोलता है मेरे पास में गेहूं तो है ही नहीं, मेरे पास में तो मटके हैं। बाबू भैया बोलते हैं राजू को कि ए राजू मेरे को गेहूं चाहिए खाने के लिए। तो राजू कहता है गेहूं ले लो लेकिन मेरे को कपड़ा चाहिए, मेरे को क्लोथ्स चाहिए। बोले क्लोथ्स तो मेरे पास में नहीं है। यही थी बेटा दिक्कत डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की, कि आपकी जो इच्छा है और अगर सामने वाले के पास में वो गुड्स है तो आपके पास में भी ऐसा गुड होना चाहिए जो सामने वाले की इच्छा हो। आपकी शाम की इच्छा है बेटा जूते की, बाबू भैया के पास में जूते हैं तो शाम के पास में भी ऐसा गुड होना चाहिए जो बाबू भैया की इच्छा हो। ये दिक्कत थी हमारे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की, और इस दिक्कत को दूर करा हमारे मनी के इवोल्यूशन ने। शाम को जूते चाहिए, शाम देगा बेटा बाबू भैया को पैसे और जूते लेगा। बाबू भैया के पास में पैसे आ गए, बाबू भैया पैसे देंगे राजू को और गेहूं ले लेंगे। राजू के पास में पैसे आ गए, अब राजू को कपड़े चाहिए तो वो उस आदमी के पास में जाएगा जिसके पास में कपड़े हैं, उसको पैसे देगा। और ये मनी के इवोल्यूशन ने दिक्कत को दूर कर दिया। कौन सी दिक्कत को? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या था बेटा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट? कि आपकी जो इच्छा है, आपकी जो वांट है, और अगर सामने वाले के पास में वो गुड्स है तो आपके पास में भी ऐसा गुड होना चाहिए जो सामने वाले की इच्छा हो, जो सामने वाले की वांट हो। द टू इंडिविजुअल्स आर इन पोजेशन ऑफ सच गुड्स which they are willing to exchange for the satisfaction of their wants. Next problem, next drawback, lack of a common unit of value. बेटा आज से कुछ टाइम पहले ये मीम बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। मैक्स 10 आके बोला था 80,000 के शूज है मेरे। अगर मनी नहीं होता तो क्या बोलता बेटा मैक्स 10? 80,000 के जूते कैसे बोलता हूँ? 80 एप्पल के जूते हैं, 80 गेहूं के बोरियों के जूते हैं, किस हिसाब से बोलता हूँ? आप जो बैलेंस शीट बनाते हो, मशीनरी 1 लाख, बिल्डिंग 10 लाख, लायबिलिटीज 15 लाख, ये जो आप बैलेंस शीट बनाते हो ये भी तो मनी के हिसाब से ही तो बनाते हो। अगर मनी नहीं होता तो ना तो आप बैलेंस शीट बना पाते, ना मैक्स 10 बोल पाता 80,000 के जूते, ना ही कोई सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता। इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज गिवन अस ए कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू एंड देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अगर मनी नहीं होता तो बेटा आपको ऐसे लिखना पड़ता, मशीनरी इतने एप्पल्स की, मैंगो इतनी चीजों की, अलग अलग चीजों की अलग अलग
स्टैंडर्ड होते हैं वैल्यू के, तो मनी एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू आया, इसीलिए अपन को एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मिल पाया। अगर मनी नहीं होता तो आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट भी नहीं होता। नेक्स्ट दिक्कत, डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स। हम लोग जैसे बेटा आपके मेरे जैसे, हो सकता है आप लोग अमीर हो, मेरे जैसे लोग, अगर हमको बेटा कार चाहिए, बाइक चाहिए, तो हमारे पास में बेटा 10 लाख रुपए तो होते नहीं है। हम 2-3 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं और बचे हुए 7 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं और उसकी किस्तें बांध लेते हैं कि साहब हम आपको हर महीने के महीने 10,000 15,000 का पेमेंट कर देंगे। इन्हें कहते हैं हम स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट या फ्यूचर पेमेंट्स। मनी के इवोल्यूशन की वजह से ये डेफर्ड पेमेंट फ्यूचर पेमेंट करना आसान हो गया कि अभी हम आपको 2 लाख रुपए दे देते हैं और फ्यूचर में हम आपको 10,000 हर महीने देते रहेंगे। जब मनी नहीं था तो मान लो किसी को कोई तूंगा खरीदना हो, कोई गाय खरीदनी हो और उसके पास में कुछ लिमिटेड गेहूं है कि मेरी गेहूं की खेती है, तो वो गेहूं देता था और वो कहता था कि मैं आपको और हर महीने गेहूं दे दूंगा। लेकिन बेटा किस गेहूं की खेती भी कुछ महीने में ही होती है, तो वो बोलता था कि इन 3 महीने तो मैं गेहूं दे दूंगा, उसके बाद में मैं आपको टमाटर दे पाऊंगा, उसके बाद में प्याज की खेती होगी वो दे पाऊंगा। तो फ्यूचर पेमेंट्स की बड़ी दिक्कत थी हमारे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में, और इस दिक्कत को दूर करा हमारे इवोल्यूशन ऑफ मनी ने। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स और फ्यूचर पेमेंट्स वुड सर्टेनली बी वेरी डिफिकल्ट अंडर बार्टर सिस्टम। इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज फैसिलिटेटेड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स। ये थी बेटा हमारी तीसरी दिक्कत। हमारा चौथा ड्रॉबैक, स्टोरेज ऑफ वैल्यू। आज के टाइम पे अगर आपको होनी अनहोनी, फ्यूचर में कोई होनी अनहोनी के लिए कुछ वैल्यू इकट्ठी करनी है तो आप पैसे इकट्ठे करके रख लेते हो घर में, आप एफडी करा के रख लेते हो, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हो, स्टोर कर लेते हो वैल्यू को मनी की वजह से। आज से पहले अगर किसी लोग बागों को होनी अनहोनी के लिए कोई वैल्यू को स्टोर करना होता था तो केवल गुड्स स्टोर कर पाते थे वो। किसी ने गेहूं की खेती करी तो वो गेहूं इकट्ठे करके रख लिया कि हम फ्यूचर में मेरे को काम आ जाए, अगर मान लो अकाल पड़ गया तो बेटा हो सकता है बारिश में वो गेहूं खराब हो जाए। अगर कोई एप्पल की, टमाटर की खेती करता, मैंगोज की खेती करता, तो वो मैंगो और उसको रखता वैल्यू के स्टोर में। जब वो 2 महीने बाद में होनी अनहोनी होती, वो आके देखता तो मैंगो तो सड़ गए, एप्पल तो सड़ गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी स्टोर ऑफ वैल्यू की बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में, क्योंकि गुड्स पेरिशेबल होते हैं, वो सड़ जाते हैं, आप स्टोर कैसे करोगे कोई वैल्यू फ्यूचर में होनी अनहोनी के लिए। इस दिक्कत को भी दूर करा हमारे इवोल्यूशन ऑफ मनी ने। तो बेटा ये थी हमारी 4 दिक्कतें, 4 ड्रॉबैक्स ऑफ योर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पहला, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, दूसरा लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, तीसरा हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट, और चौथा हमारा स्टोरेज ऑफ वैल्यू। ये चारों दिक्कतों को दूर करा हमारे इवोल्यूशन ऑफ मनी ने। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ये आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। मनी तो आप समझ गए क्या होता है। मनी को भी बेटा 2 तरीके से क्लासिफाई कर दिया, एक होता है आपका फिएट मनी और एक होता है आपका फिड्यूशरी मनी। फिएट मनी वो मनी होता है जो आप सब लोग समझते हो, रोकड़ा, जो आपकी कड़क कड़क नोट है ना आपकी जेब में, वो होता है फिएट मनी। इट इज मनी विच इज इशूड बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इशू हुए, एंड द शॉपकीपर इज बाउंड टू एक्सेप्ट दिस मनी। शॉपकीपर आपको ये नहीं कह सकता कि मैं 2000 का नोट नहीं लूंगा, मैं पैसे नहीं लूंगा तुमसे। ये होता है बेटा फिएट मनी। और फिड्यूशरी मनी होता है, ये फोटो देख के आपको समझ में आ गया होगा, चेक। कई बार आपके फादर, आपके गार्जियन पैसे देने की बजाय चेक दे के आ जाते हैं। फ्रिज खरीदा, एसी खरीदा और चेक दे के आ गए। हाँ सर, बिल्कुल खरीदते हैं वैसा। दिस फिड्यूशरी मनी is accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and pay। एक ट्रस्ट की वजह से ही वो उस चेक को एक्सेप्ट करता है कि अच्छा आप दे रहे हो, कि हाँ चेक दे जाओ, मैं बैंक में लगा दूंगा। अगर उसको ट्रस्ट नहीं होगा आप पे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको, चेक को, कि नहीं मैं तो चेक नहीं दूं, या बोलेगा कि पहले क्लियर होने दो चेक को, पेमेंट क्लियर होने दो, उसके बाद में आपको गुड्स की डिलीवरी दूंगा। So this fiduciary money is accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and payee, whereas this fiat money is accepted as a medium of exchange because it is passed by the authority of government। कोई भी शॉपकीपर आपको मना नहीं कर सकता कि मैं पैसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं तो बिटकॉइन लूंगा,
मैं तो गोल्ड लूंगा, सिल्वर लूंगा, ऐसे कोई भी नहीं बोल सकता। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इन नोट्स को, इन पेपर नोट्स को। क्यों? बिकॉज इट इज इशूड बाय द ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, वेयर एज आपका जो फिड्यूशरी मनी है वो एक्सेप्ट करता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट। बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। अब आते हैं बेटा हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, मनी सप्लाई। कि मनी सप्लाई क्या होता है, मेन इंटरेस्टिंग और हार्ड टॉपिक। तो मनी सप्लाई को समझने से पहले आपकी फोटो देखो, टंकी, ये वही आपकी घर की टंकी है बेटा। किसी के घर में टैंक होगा, टंकी होगी। तो इस टैंक के अंदर, आपके घर में जो टैंक है उसमें महीने में टोटल 10,000 लीटर पानी आया। यानी कि आपने 10,000 लीटर पानी को यूज करा, नहाए धोए, सब्जी वगैरह धोई, आपने टोटल 10,000 लीटर पानी को यूज करा पूरे महीने में। एक दिन आप सुबह उठ के जाते हो, यार मेरी टंकी में कितना पानी है, अच्छा 1,000 लीटर पानी है। आपने सुबह सुबह उठ के देखा कि मेरी टंकी में कितना पानी है, 1,000 लीटर पानी है। वो तो होता है बेटा स्टॉक। क्या होता है स्टॉक? कि सुबह सुबह जो आपने उठ के देखा कि 1,000 लीटर पानी है, और पूरे महीने में जो पानी आपने यूज करा इस टंकी में आया, वो होता है फ्लो। अब इसको इकोनॉमिक्स में लेके आते हैं। तो आपके पेरेंट्स जो इनकम कमाते हैं वो तो होता है फ्लो, कि वो हर महीने वो इनकम को कमा रहे हैं, हर महीने इनकम आ रही है। और उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, कि आज की डेट 5 बजे मेरे बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए है। आपका घर, आज की डेट पे मेरे घर की वैल्यू 1 करोड़ रुपए, अगर आज की डेट पे मैं मेरे घर को बेचूं तो वो 1 करोड़ रुपए का बिकेगा। वो होता है स्टॉक। क्या होता है स्टॉक? इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, वेयर एज फ्लो इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो तो मेजर होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और स्टॉक मेजर होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि आज के दिन इतने बजे मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, आज के दिन इतने बजे मेरी टंकी में 1,000 लीटर पानी है। तो हमारा मनी सप्लाई भी स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्या है हमारा मनी सप्लाई? स्टॉक कॉन्सेप्ट, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस दिन इतने बजे एक देश के लोगों के पास में कितना पैसा है, वो होता है हमारा मनी सप्लाई। क्या है मनी सप्लाई? कि स्टॉक कंसेप्ट, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक देश के लोगों के पास में कितना पैसा है, वो होता है मनी सप्लाई। इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप्स हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री। किसके पास में? एक देश के लोगों के पास में, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ध्यान रखना है ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, वो होता है हमारा मनी सप्लाई। बट ध्यान देने वाली क्या बात है बेटा, मनी सप्लाई का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ गए। हाँ सर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक देश के लोगों के पास में कितना पैसा है, वो होता है मनी सप्लाई। लेकिन इस मनी सप्लाई में हमको जो पैसा बैंक्स के पास में पड़ा हुआ है, बैंक समझते हो ना आप, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, जो पैसा बैंक्स के पास में रखा हुआ है वो नहीं आएगा। जो पैसा गवर्नमेंट के पास में रखा हुआ है वो भी नहीं आएगा। सर गवर्नमेंट और बैंक्स के पास में जो पैसा है वो हमारी मनी सप्लाई में नहीं आएगा। सो द पॉइंट टू रिमेंबर फ्रॉम हियर इज दैट मनी सप्लाई में केवल वही पैसा आता है, केवल वही पैसा आता है जो लोग डिमांड करते हैं उनके पास में कितना है। जो लोग पैसे को डिमांड करते हैं, आपके और मेरे जैसे आम लोग, हम हमेशा पैसा पैसा ही तो करते रहते हैं। जो लोग पैसों को डिमांड करते हैं उनके पास में कितना पैसा है वही मनी सप्लाई में आता है। वेयर एज जो लोग मनी को सप्लाई करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, बैंक्स, जो मनी को बांटने का काम करते हैं, सप्लाई करने का काम करते हैं, उनके पास में जो पैसा है वो हमारी मनी सप्लाई में नहीं आएगा। So the point to remember is that supply of money refers to that stock of money which is held by those who demand money, not by those who supply money. जो मनी को सप्लाई करते हैं उनके पास में जो पैसा है वो हमारे मनी सप्लाई में नहीं आएगा। अब आप लोगों की उत्सुकता होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर मनी को आखिर में सप्लाई कौन कौन करता है, हु आर द सप्लायर ऑफ मनी। सो बेटा देयर आर 3 सप्लायर्स ऑफ मनी। फर्स्ट इज योर सेंट्रल बैंक, और हमारे देश की सेंट्रल बैंक है आरबीआई। हर देश की एक सेंट्रल बैंक होती है। दूसरी गवर्नमेंट, और तीसरा कमर्शियल बैंक। बेटा अब मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ सेंट्रल बैंक क्या होती है, कमर्शियल बैंक क्या होती है, और कैसे वो मनी को सप्लाई करती है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सप्लायर ऑफ मनी, सेंट्रल बैंक। तो बेटा हो सकता है आप लोगों ने सीरीज देखी हो
नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है मनी हाइस्ट। नहीं देखी तो देखना, ये कोई प्रमोशन नहीं है बेटा मनी हाइस्ट का, ना ही मुझे कोई पैसे मिले मनी हाइस्ट से। आप लोग बात करना कि भाई इतना प्रमोशन कर रहे हैं, तुम्हारा कुछ पैसे वैसे तो दो। तो बेटे मनी हाइस्ट में क्या हुआ था, ये लोग ऐसे मुकुट पहन के और स्पेन की सेंट्रल बैंक में घुस गए थे और वहां पे बंदूकें ले लेके और कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लिया और कहा कि अंदर मत आना सेंट्रल बैंक के, नहीं तो इन लोगों को गोली से मार देंगे। और वहां पे खुद ही नोट छापने का काम करने लग गए। स्पेन की सेंट्रल बैंक में घुस के नोट छापने का काम करने लग गए और सारे पैसे लेके भाग गए। अब बेटा ये लोग तो घुसे थे स्पेन की सेंट्रल बैंक में, ऐसे ही हर देश की एक सेंट्रल बैंक होती है और हमारे देश की सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेटा आरबीआई वो सेंट्रल बैंक है जो हमारे देश में नोट को छापने का काम करती है। आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। आरबीआई इज द वन विच इश्यूज करेंसी। आपकी जेब में जो कड़क कड़क नोट होते हैं ना बेटे, आरबीआई की तरफ से ही आते हैं। अब आरबीआई ऐसे नहीं कि उसको इश्यू करने का काम है, नोट छापने का काम है, तो वो अपने मन से कितने ही नोट छाप दे कि चलो आज मेरी इच्छा करनी है इतने नोट छापने की, आज मैं ये कर देती हूँ वो कर देती हूँ। आरबीआई भी जब इश्यू करती है करेंसी तो उसको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई को अगर करेंसी इश्यू करनी है तो उसको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई को करेंसी इशू करने से पहले कुछ रिजर्व रखने पड़ते हैं 200 करोड़ के मिनिमम। किस चीज के रिजर्व? गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज। गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज की उसको अपने पास में रिजर्व रखने पड़ते हैं मिनिमम 200 करोड़ के। 200 करोड़ से ज्यादा भी रख सकते हैं लेकिन मिनिमम 200 करोड़ के। और उस 200 करोड़ के रिजर्व के अंदर गोल्ड की वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम 115 करोड़। ज्यादा भी हो सकती है लेकिन मिनिमम 115 करोड़ उस 200 करोड़ के अंदर गोल्ड की वैल्यू होनी चाहिए। ये हमारा मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो आरबीआई फॉलो करती है टू इश्यू करेंसी। ये तो था बेटा आपका फर्स्ट सप्लायर ऑफ मनी। योर सेकंड सप्लायर ऑफ मनी इज योर गवर्नमेंट। आपकी जेब में जो चिल्लर बसते रहते हैं और जो 1 रुपए का नोट है, इन नोट को छापने का और ये चिल्लर देने का काम है हमारी गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट में बेटा एक मिनिस्ट्री, एक अलग से डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, विच इश्यूज 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस। 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए सब डिनोमिनेशंस के कॉइन्स और 1 रुपए के नोट को छापने का काम है हमारी गवर्नमेंट का। सबसे पहला तो सेंट्रल बैंक, हमारी देश की सेंट्रल बैंक कौन है सर? आरबीआई। किस हिसाब से छापती है वो बेटा नोट को? किस हिसाब से इशू करती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जहां पे आरबीआई को अपने पास में मिनिमम रिजर्व रखने पड़ते हैं गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज के मिनिमम 200 करोड़ के। उस 200 करोड़ के अंदर गोल्ड की वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम 115 करोड़ की। सेकेंड इज योर गवर्नमेंट एंड द थर्ड वन इज कमर्शियल बैंक्स। आपके घर के पास में एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सारे आपके कमर्शियल बैंक्स हैं और ये भी सप्लायर ऑफ मनी है। लेकिन मैं अगर आपको एक राज की बात बताऊं तो बेटा इनके पास में कोई अथॉरिटी नहीं है नोट छापने की, ना ही कोई सिक्कों को बनाने की, कोई 1 रुपए के नोट छापने की, कोई नोट छापने की अथॉरिटी नहीं है कमर्शियल बैंक्स के पास में। स्टिल दे सप्लाई मनी, दे आर द सप्लायर ऑफ मनी एंड द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ मनी। और वो कैसे करते हैं बेटा सप्लाई, तो ये आप लोगों का सस्पेंस है जो मैं आपके नेक्स्ट 10 मिनट्स में क्लियर कर दूंगा। अभी मैं आपको थोड़ा बैंक्स के बारे में डिटेल से चलूंगा और इसके बीच में 1-2 टॉपिक्स हटा देंगे, फिर हम वापस से आएंगे इसके ऊपर कि बैंक्स के पास में कोई भी अथॉरिटी नहीं है नोट छापने की, कॉइन छापने की, फिर भी वो मनी क्रिएट करती है। हाउ डू बैंक्स क्रिएट मनी विदाउट द अथॉरिटी? ये आपका सस्पेंस है, नेक्स्ट 10 मिनट्स में क्लियर हो जाएगा। पहले समझते हैं थोड़ा डिटेल में बैंक। तो बेटा ये बैंक आपके कमर्शियल बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, एयू बैंक, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। बैंक्स का क्या काम होता है बेटा? टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड टू गिव लोन्स। आपके जैसे अमीर लोग जिनके पास में बहुत सरप्लस पैसा है, वो अपना सरप्लस पैसा दे देते हैं बैंक को और बदले में बैंक आपको कुछ परसेंटेज का इंटरेस्ट दे देती है। आपके जैसे अमीर लोग जिनके पास में बहुत ज्यादा पैसा है बेटा, वो अपना सरप्लस पैसा डिपॉजिट करवा देते हैं बैंक में और बदले में बैंक उनको दे देती है इंटरेस्ट 4%, 5%, 3% का। और बैंक मुझ जैसे गरीब लोगों को देती है बेटा लोन और मुझसे इंटरेस्ट लेती है 6% का। और ये जो बीच में 2% है, ये 2% होती है बैंक की कमाई। दिस इज
हाउ बैंक्स फंक्शन। बेटा आप जैसे अमीर लोग जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हो, वो डिपॉजिट दो तरीके की होती है। एक तो होती है डिमांड डिपॉजिट और एक होती है टर्म डिपॉजिट। आप सब लोगों ने सुना होगा एफडी। हाँ सर, हमारे पापा कहते रहते हैं कि बुआ की शादी के लिए एफडी करवा दी, मेरे लिए एफडी करवा दी मेरी पढ़ाई के लिए। वो एफडी होती है बेटा आपकी टर्म डिपॉजिट। क्या आप एफडी का पैसा निकलवा सकते हो? आज जाके आप अपने पापा से पूछना कि पापा वो जो अपनी एफडी है ना, आओ उसका पैसा निकलवा दे, तो आपके पापा आपके एक चाटा मारेंगे खींच के एफडी का पैसा निकलवाएगा। एफडी का पैसा आप तभी निकलवा सकते हो व्हेन द टर्म एक्सपायर्स। अगर 2 साल की एफडी है तो 2 साल के बाद में, 5 साल की एफडी है तो 5 साल के बाद में। आप बीच में भी तुड़वा सकते हो, लेकिन वो बीच में तुड़वाने में बेटा आपको पेनल्टी वगैरह लगती है, अलग से पैसा देना पड़ता है, तो उस चीज पे मत जाओ, कंसेप्ट पे जाओ। अगर आपने एफडी करवाई है तो उसका पैसा आप तभी निकाल सकते हो व्हेन द टर्म एक्सपायर्स, इसीलिए हम इसको बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। ये नॉट चेकेबल डिपॉजिट्स होती है बेटा, आप चेक देके एफडी का पैसा नहीं निकलवा सकते। Whereas there are some demand deposits, जिसका पैसा आप जब भी आपकी डिमांड हो, नाम नहीं डिमांड है, जब भी आपकी इच्छा हो, जब भी आपकी डिमांड हो, आप वो पैसे को निकलवा सकते हो। दे आर नॉट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एफडी तो आपकी 2 साल 5 साल 10 साल की होती है। दे आर नॉट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दे आर चेकेबल डिपॉजिट्स। आप चेक लगा के वो पैसा निकलवा सकते हो। इसमें आते हैं बेटा सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट आपके और मेरे जैसे लोग, हम लोग क्या करते हैं बेटा, 10 रुपए की आइसक्रीम खा ली, 20 रुपए की पेटीज खा ली, 1000 2000 इतने का ही खर्चा करते हैं। हम जैसे लोग खुलवाते हैं बेटा सेविंग्स अकाउंट, जिसपे हमको इंटरेस्ट मिलता है 3% का। एयू बैंक 5% 1 लाख के ऊपर, कोटक बैंक 5% 1 लाख के ऊपर, ऐसे। और जो बिजनेसमैन होते हैं उनका हर दिन का ही ट्रांजेक्शन होता है बेटा लाखों में, और कई कई लाख रुपए इधर दिए, लाख रुपए उधर दिए, 5 लाख उनके पास आ रहे हैं। तो बैंक उनको कहता है कि आप लोग खुलवाओ करंट अकाउंट। ये सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट आप लोगों की डिटेल नॉलेज के लिए है, ताकि आपको कंसेप्ट एकदम घोट के पिला दूं मैं, M1 M2 M3 सब आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो क्या होता है बेटा, सेविंग्स अकाउंट जो आपके और मेरे जैसे लोग खुलवाते हैं, हमको इस पर मिलता है 3% 4% का इंटरेस्ट। हम जो पेटीएम से पेमेंट करते हैं ना, आप अपनी मम्मी के अकाउंट से पेटीएम बैंक कनेक्ट कर रखा है, बैंक जो आपने कनेक्ट कर रखा है, वो सेविंग्स अकाउंट होता है। और बिजनेसेस को खुलवाना पड़ता है करंट अकाउंट, इसके ऊपर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट ये करंट अकाउंट पे डिमांड डिपॉजिट होता है। दे कैन विथड्रॉ द मनी व्हेनेवर दे डिमांड, दे आर नॉट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। वेयरएज अगर आप एफडी करवाते हो तो आप पैसा तभी निकलवा सकते हो जब आप when the term expires, आप चेक लगा के पैसा नहीं निकलवा सकते हो। ये थे बेटा कुछ डिपॉजिट्स जो कि जरूरी थी आपको जानना। अब वापस से आते हैं हमारे कंसेप्ट के ऊपर, मनी सप्लाई। सर आप मत बताना, हम बताएंगे। मनी सप्लाई आपने बताया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक देश के लोगों के पास में कितना पैसा है, उसे हम कहते हैं मनी सप्लाई। इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब इस मनी सप्लाई को कैलकुलेट करें तो कैसे करें? आपको ये तो समझ में आ गया, एक समय पे एक देश के लोगों के पास में कितना पैसा है, वो होता है हमारा मनी सप्लाई। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें? सो द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, टोटल 4 मेजर है बेटा हमारे मनी सप्लाई के, M1 M2 M3 और M4। आप किसी भी मेजर से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है M1। मैं आपको M2 M3 और M4 भी बताऊंगा, पूरा अच्छे से समझाऊंगा, याद करवाऊंगा, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है M1। कुछ भी भूल जाना, M1 मत भूलना। तो सबसे पहला मेजर M1 मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने का। M1 का फॉर्मूला है C प्लस DD प्लस OD। C प्लस DD प्लस OD। सर क्या है ये C प्लस DD प्लस OD? तो बेटा C का मतलब है करेंसी। जो आपकी जेब में कड़क कड़क नोट और जो सिक्के बजते रहते हैं वो सारी आपकी C में है, करेंसी। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, इट इंक्लूड्स कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट्स। आपकी जेब में कड़क कड़क नोट और जितने भी सिक्के बचते हैं वो सारे आएंगे C में। और DD में है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक्स। जितनी भी कमर्शियल बैंक के पास में डिमांड डिपॉजिट है वो सारी की सारी आएगी DD में। क्या इसमें वो FD का पैसा आएगा? नहीं सर, FD तो टर्म डिपॉजिट होती है। इस DD में केवल डिमांड डिपॉजिट आएगी, हमारा सेविंग्स अकाउंट और बिजनेसेस वालों का करंट अकाउंट। सेविंग्स और करंट अकाउंट आएगा हमारे DD डिमांड डिपॉजिट में, FD तो टर्म डिपॉजिट होती है। आप अभी भी समझा के आ रहे थे। तो सर C प्लस DD तो समझ में आ गया, ये OD क्या है?
ओडी है बेटा अदर डिपॉजिट्स, और ये ओडी भी डिमांड डिपॉजिट ही है। सर ओडी भी डिमांड डिपॉजिट है, लेकिन ये डिमांड डिपॉजिट तो थी कमर्शियल बैंक के पास, और ये ओडी है आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास। सर आरबीआई भी डिमांड डिपॉजिट्स लेता है बेटा। हम जैसे आम लोग, आपके और मेरे जैसे लोग तो डिपॉजिट करवाते हैं कमर्शियल बैंक्स, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई के पास, और कई बेटा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट, अमेरिका की गवर्नमेंट, दूसरी कंट्री की सेंट्रल बैंक जैसे कि स्पेन की सेंट्रल बैंक, अमेरिका की सेंट्रल बैंक, अगर ये डिपॉजिट करवाती है हमारे देश की आरबीआई के पास डिमांड डिपॉजिट्स, तो ये भी आएगी हमारे M1 ओडी के अंदर। कौन सी डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। कौन करवाता है आरबीआई के पास में डिमांड डिपॉजिट्स? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड। ये नाबार्ड का नाम आप 8th 9th में भी सुन के आ रहे होंगे। फॉरेन की सेंट्रल बैंक और फॉरेन की गवर्नमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इसके अंदर भी वो डिपॉजिट्स नहीं आएगी जो हमारी गवर्नमेंट करवाती है आरबीआई के पास, जो हमारे बैंक करवाते हैं आरबीआई के पास। सर बैंक भी करवाते हैं, तो होता क्या है बेटा, आपके और मेरे जैसे लोग तो जाते हैं बैंकों के पास, एसबीआई, एचडीएफसी के पास में अपना पैसा जमा करवाने, और ये जो बैंक होते हैं ये अपना पैसा जमा करवाते हैं आरबीआई, सेंट्रल बैंक के पास। तो हमारी इस ओडी के अंदर डिमांड डिपॉजिट्स आएगी आरबीआई के पास में, लेकिन गवर्नमेंट और हमारी बैंकों ने जो आरबीआई को पैसा दे रखा है, जो डिपॉजिट्स करवा रखी है, वो इसमें नहीं आएगी, वो इसमें नहीं आएगी। केवल कौन सी डिमांड डिपॉजिट्स आएगी? जो हमारे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि नाबार्ड, फॉरेन की सेंट्रल बैंक, फॉरेन की गवर्नमेंट, अमेरिका की गवर्नमेंट, अमेरिका की सेंट्रल बैंक, फेडरल क्या नाम है उसका, या फिर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक अगर कोई डिमांड डिपॉजिट करवाते हैं, तो वो सारे आएंगे हमारे M1 के अंदर। क्या फॉर्मूला है हमारे M1 का? C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब करेंसी, आपके जेब में कड़क कड़क नोट और जितने भी सिक्के हैं। DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट। क्या इस डिमांड डिपॉजिट में वो FD आएगी? नहीं सर, FD तो टर्म डिपॉजिट्स है। DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स, प्लस OD, ये OD का मतलब भी डिमांड डिपॉजिट्स है, लेकिन दीज डिमांड डिपॉजिट्स आर विद द आरबीआई। कौन करवाता है आरबीआई के पास में पैसा जमा? नाबार्ड, फॉरेन की सेंट्रल बैंक, फॉरेन की गवर्नमेंट, और हमारे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे अगर डिमांड डिपॉजिट करवाते हैं आरबीआई के पास। ध्यान क्या देना है, इस ओडी में हमको गवर्नमेंट और हमारी बैंकों ने जो डिपॉजिट करवाई आरबीआई के पास, उसको नहीं लेना। चलते हैं बेटा हमारे M2 के ऊपर। M1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, C प्लस DD प्लस OD, ये सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। मेरे साथ में बोलो, चाहे 2 मिनट और लग जाए। M1 का फॉर्मूला क्या है? C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब करेंसी, आपकी जेब में कड़क कड़क नोट और जितने भी सिक्के हैं। DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक। क्या उसमें वो FD का पैसा आएगा? नहीं सर, वो तो टर्म डिपॉजिट है। OD का मतलब भी डिमांड डिपॉजिट्स है, बट दीज डिमांड डिपॉजिट्स आर विद द आरबीआई। आरबीआई के पास में कौन पैसा जमा करवाएगा? नाबार्ड, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड, फॉरेन की सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉरेन की सेंट्रल बैंक, या फिर पब्लिक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। ध्यान क्या देना है, हमारी गवर्नमेंट और हमारे बैंक, हमारी गवर्नमेंट और हमारी कमर्शियल बैंक ने जो आरबीआई के पैसा पास में डिपॉजिट्स करवाई है, उसको इसमें नहीं लेना। M2 के अंदर बेटा आपको केवल M2 के अंदर आपको केवल M1, जो M1 हम अभी तो निकाल के आए, C प्लस DD प्लस OD। M2 के अंदर आपको M1 प्लस करना है डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट। सर ये कई बार हमने पढ़ लिया, बुक में भी पढ़ लिया, बहुत कंफ्यूजन होता है, ये है क्या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट? तो अगर आपने भारतीय डाक का नाम सुना हो, सर भारतीय डाक वो पोस्ट जो करवाने आते हैं, हम पोस्ट ऑफिस पे जाते हैं वो करवाने, वही बेटा आपका भारतीय डाक। आप कभी भारतीय डाक पे जाओगे तो वहाँ पे 2 डेस्क होगी। एक तो होगी जहाँ पे आप जाके अपना ऑर्डर वगैरह दे सकते हो, ये मैं अपने दिल्ली दोस्त को भेज रहा हूँ, आप पोस्ट कर सकते हो। दूसरी जो डेस्क होती है बेटा, वो उनकी एक बैंक की डेस्क भी होती है। भारतीय डाक ने भी खुद का बैंक खोल रखा है, वहाँ पे भी आप जाके अपना पैसा जमा करवा सकते हो और इंटरेस्ट कमा सकते हो।
जैसे आप SBI ICICI में पैसे जमा कराते हो, वैसे ही आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट में भी पैसा जमा करा सकते हो। और अगर हम यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट के डिपॉजिट्स को भी जोड़ दें M1 में, तो निकल के आ जाता है M2। ध्यान क्या देना है, ये है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट। कौन सा बैंक अकाउंट? सेविंग्स बैंक अकाउंट। और सेविंग्स बैंक अकाउंट भी आपका डिमांड डिपॉजिट ही होता है। हाँ सर, डिमांड डिपॉजिट भी दो तरीके की थी, एक सेविंग्स बैंक अकाउंट आपके और मेरे जैसे, और बिजनेस वालों के लिए करंट अकाउंट। M3 बेटा एक चीज और ध्यान दिला दूं, M2 है M1, उससे पहले वाला M1 में हमने जोड़ दिया पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट। M4 है M3, इससे पहले वाले M3 में हमने कुछ चीज जोड़ दी, और M3 में हमने M1 को ही जोड़ा है। यहाँ पे M2 नहीं आया, यहाँ पे M1 ही है। ध्यान देना, 1 मार्क्स में यहाँ पे पकड़ सकते हैं, आपको पकड़ते हैं बच्चों को, जल्दी जल्दी में वही M2 जोड़ देते। तो M3 में भी M1 को ही जोड़ा है। क्या है बेटा M3? M1 क्या है? C प्लस DD प्लस OD। अगर आप इसमें जोड़ दोगे नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के पास में जो आपने टर्म डिपॉजिट करवाई है, अगर हम इसमें FD के पैसे को भी जोड़ दें, जो आपके पापा 10 साल 2 साल की FD करवाते हैं, अगर हम इसमें उस FD के पैसे को भी जोड़ दें तो निकल के आ जाता है M3। और अगर हम इस M3 में C प्लस DD प्लस OD प्लस FD का पैसा है, अगर हम उसमें टोटल डिपॉजिट्स जोड़ दें हमारे भारतीय डाक के पास, पोस्ट ऑफिसेस के पास में जितनी भी डिपॉजिट्स है, अगर वो पूरी की पूरी को जोड़ दे तो निकल के आ जाता है M4। हमारे मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 मेजर है, M1, M2, M3 और M4। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है M1। क्या होता है M1? C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब करेंसी, कड़क कड़क नोट और सिक्के। DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। क्या उसमें FD का पैसा आएगा? नहीं सर, केवल डिमांड डिपॉजिट्स, सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट। OD का मतलब डिमांड डिपॉजिट्स विद द RBI। M2 के अंदर C प्लस DD प्लस OD में हमने सेविंग्स बैंक अकाउंट का पैसा जोड़ दिया, भारतीय डाक का। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट, सेविंग्स बैंक, ये भी डिमांड डिपॉजिट ही है। तो M1 और M2 तो होते हैं बेटा नैरो मनी, क्योंकि इसके अंदर केवल और केवल डिमांड डिपॉजिट्स ही आई है। Whereas M3 में हमने M1 प्लस टर्म डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, जो FD का पैसा है उसको भी जोड़ा था, इसलिए M3 और M4 को हम कहते हैं ब्रॉड मनी। M3 और M4 को हम कहते हैं ब्रॉड मनी, क्योंकि इसके अंदर FD का पैसा भी आ गया। तो एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि नैरो मनी क्या होता है, ब्रॉड मनी क्या होता है। नैरो मनी बेटा उसका स्कोप नैरो है, और ब्रॉड मनी उसका स्कोप थोड़ा ब्रॉड है। तो आपको लिख के आना है इफ मनी सप्लाई इज कैलकुलेटेड यूजिंग M1 और M2 मेजर, तो वो होता है नैरो मनी। इफ इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग M3 और M4 मेजर, तो वो होता है ब्रॉड मनी। और कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया है, क्योंकि M1 और M2 के अंदर केवल डिमांड डिपॉजिट्स ही है। M1 के अंदर थी डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, M2 के अंदर हमने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, वो भी डिमांड डिपॉजिट ही है, केवल डिमांड डिपॉजिट्स को जोड़ा तो ये नैरो मनी कहलाया जाता है। M3 और M4 के अंदर FD का पैसा भी आ जाता है, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक, जो FD का पैसा है, इसलिए इसको हम कहते हैं ब्रॉड मनी। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको याद रहेगा। क्लास खत्म होने के बाद में एक बार फिर से इसको याद करना और एक बार लिखना, एक बार कॉपी में। आई प्रॉमिस आपको ये फॉर्मूले कभी भी नहीं भूलोगे। चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, हाउ डू बैंक्स क्रिएट मनी। जब मैंने आपको बताया था सप्लायर ऑफ मनी की मनी के 3 सप्लायर है। पहला सेंट्रल बैंक RBI जो नोट छापने का काम करती है। दूसरा गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट है बेटा? सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि कॉइन्स और 1 रुपए के नोट को छापने का काम करता है। और तीसरा कमर्शियल बैंक। और मैंने आपको बोला था बेटा कमर्शियल बैंक के पास में कोई भी अथॉरिटी नहीं है नोट को छापने की। Still they are the suppliers of money and they create money। और आप लोगों का क्वेश्चन था कि सर अगर उनके पास में अथॉरिटी नहीं है फिर वो पैसा कैसे बनाते हैं, हमको ये समझ में नहीं आया। तो आओ बेटा इस चीज को समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझो CRR का, कैश रिजर्व रेशियो। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व बैंक्स नीड टू कीप विद RBI। कैश रिजर्व
वो परसेंटेज अमाउंट होता है पैसे का जो कि बैंक्स को आरबीआई के पास में रखना है। देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द माइक। तो आओ बच्चों, मैं आपको समझा रहा था सीआरआर का कंसेप्ट। मैं आपको दो कंसेप्ट समझाता हूँ पूरा अच्छे से। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि बैंक्स का क्या काम होता है, आप जैसे अमीर लोग जिनके पास में सरप्लस पैसा है उनसे डिपॉजिट्स लेना और मुझ जैसे गरीबों को लोन देना। तो आप जैसे अमीर लोग जिनके पास में ज्यादा पैसा था, उन्होंने सपोज करो 1 लाख रुपए दिए बैंक को, तो क्या अब गवर्नमेंट, अब बैंक मुझ जैसे गरीब लोगों को पूरे के पूरे 1 लाख रुपए का लोन दे देगी? हाँ सर, बिल्कुल दे देगी। यहाँ पे आता है बेटा आरबीआई का रोल। आरबीआई कहती है कि अगर आपके पास में 1 लाख रुपए की डिपॉजिट चाहिए तो आप पूरे के पूरे 1 लाख रुपए का लोन नहीं दे सकते। पहले आपको मेरे पास में कुछ अमाउंट एज कैश रिजर्व रखना होगा। आरबीआई कहती है कि पहले आपको मेरे पास में कुछ अमाउंट एज कैश रिजर्व मेरे पास में रखना होगा। कुछ परसेंटेज बेटा वो आरबीआई बताती है कि सपोज 10%, 5%, 20% पहले आपको आरबीआई के पास में, पहले बैंक्स को आरबीआई के पास में कुछ कैश रिजर्व रखना पड़ेगा। बचा हुआ पैसा ही वो लोन के रूप में दे सकते हैं। तो अगर बैंक्स के पास में 1 लाख रुपए की डिपॉजिट आती है तो पहले उनको 1,000 रुपए देने होंगे आरबीआई को, 10,000 रुपए। क्या माशाअल्लाह कैलकुलेशन करी मैंने यार, एक तो पहले उनको 10,000 रुपए देने होंगे बेटा आरबीआई को, 10% सीआरआर, और बचे हुए 9 लाख रुपए और बचे हुए 90,000 रुपए ही वो एज लोन दे सकते हैं। पहले उनको 10,000 रुपए रखने पड़ेंगे आरबीआई के पास और बचे हुए 90,000 ही वो दे सकते हैं लोन। ये होता है बेटा आपका सीआरआर। क्या होता है बेटा सीआरआर? इट इज द परसेंटेज अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व्स बैंक्स नीड टू कीप विद द आरबीआई। और ये परसेंटेज क्या बैंक बताएगा? नहीं बेटा, ये आरबीआई ही बताता है कि तुम 10%, 5%, 20% मेरे पास में पैसा रखो। तब होता क्या है बेटा, हाउ डू बैंक्स क्रिएट मनी? बैंकों के पास में डिपॉजिट आई 1 लाख रुपए की, आप लोग गए फर्स्ट राउंड, समझना कंसेप्ट। आप लोगों ने 1 लाख रुपए बैंक को दिए, बैंक ने 10,000 रुपए, 10% आरबीआई के पास में कैश रिजर्व रखा, बचे हुए का दे दिया बेटा उसने मेरे जैसे को, गरीबों को लोन। अब मेरे को जिसको लोन मिला है, या तो मैं इससे घर खरीदूंगा, मैं जिससे घर खरीदूंगा उसको पैसा दूंगा, या मैं अपना बिजनेस करूंगा इस पैसे से, उस पैसे को भी मैं खर्च करूंगा और ये पैसा वापस से घूम के बैंक के पास में आ जाएगा। सेकंड राउंड, मैंने अगर घर खरीदा तो मैंने जिसको पैसा दिया वो इस पैसे को वापस से बैंक में ही जमा करा देगा। वापस से बैंक के पास में डिपॉजिट आ गई 90,000 की, वापस से बैंक इस डिपॉजिट के ऊपर 10%, 9,000 रुपए आरबीआई को देंगे और बचे हुए 81,000 रुपए वापस से लोन दे देंगे कोई और लोगों को। वो लोग वापस से उस लोन को खर्चा करेंगे, घर खरीदेंगे, बिजनेस करेंगे और बेटा वो पैसा वापस से घूम के, थर्ड राउंड, वो पैसा वापस से घूम के बैंक्स के पास में आ जाएगा। 81,000 वापस से डिपॉजिट आ जाएगी बैंक्स को, वापस से 8100, इसका 10% देना पड़ेगा आरबीआई को और बचा हुआ कितना बचेगा इसमें बेटा? 73,000, जितना भी बचा 73,900, 73,900 वो वापस से लोन दे देगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है बेटा, बैंक्स इस तरीके से क्रिएट करते हैं मनी को। बैंक्स के पास में कोई भी अथॉरिटी नहीं है नोट को इश्यू करने की, ना ही कोई सिक्कों को छापने की, फिर भी वो डिपॉजिट्स लेते हैं और एज क्रेडिट एंट्री, एक क्रेडिट एंट्री के रूप में वो लोन बांटते फिरते हैं और वो पैसा वापस से उनके पास में डिपॉजिट आ जाता है और इस हिसाब से राउंड चलते रहते हैं एंड बैंक्स क्रिएट मनी। और बैंक्स ही हैं जो सबसे ज्यादा मनी सप्लाई, मार्केट में मनी सप्लाई को क्रिएट करने वाले, सबसे बिगेस्ट इंपैक्ट हमारे बैंक्स का ही होता है। और अल्टीमेटली बेटा ये टोटल 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की टोटल डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट कर देंगे। सर आपको क्या पता कि ये 10 लाख की करेंगे, ये 1,90,000, 81,000 ये चले जा रहा है, आपको क्या पता कि ये टोटल 10 लाख होगा? तो इसका भी एक फॉर्मूला है, इसका भी एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट इसको लिख देता हूँ, डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक इज इक्वल्स टू कैश रिजर्व्स
इंटू 1/CRR। कैश रिजर्व थे 1,00,000 के, CRR है बेटा आपकी 10% की, 1/10%, परसेंटेज ऊपर गया, ये आ गया 10,00,000 रुपए। ऐसे मुझे पता लग गया कि ये टोटल 10,00,000 रुपए का क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में पैसा। अगर ये CRR 20% की होती, अगर ये CRR 20% की होती तो वो क्रिएट करते बेटा 5,00,000 रुपए। अगर ये CRR 5% की होती तो वो क्रिएट करते 20,00,000 रुपए। इस CRR से मैं पता लगा सकता हूं कि बैंक कितना मनी क्रिएट कर सकते हैं, मनी सप्लाई को कितना कम ज्यादा कर सकते हैं। इससे आप लोगों को एक बात और पता लगेगी कि सर फिर तो ये CRR को हम कम ज्यादा करके मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, RBI हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसी हिसाब से मनी की सप्लाई को क्रिएट करता है। जब उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है पहले तो ये समझो। सर इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, हर चीज महंगी हो जाती है। हर चीज महंगी क्यों हो जाती है? व्हेन द डिमांड इज मोर देन द सप्लाई। जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है सप्लाई से, लोगों के पास में बहुत पैसा होता है, पैसा देने को तैयार है, तो हर चीज की रेट बढ़ जाती है। तो जब RBI देखता है कि इन्फ्लेशन है मार्केट में, लोगों के पास में बहुत पैसा है, तो वो मनी सप्लाई को कम कर देता है। और मनी सप्लाई को कम करने के लिए वो CRR को बढ़ा देता है। अगर वो CRR को बढ़ा देगा तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द सेंट्रल ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विल बी लोअर्ड। मनी सप्लाई कम होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। समझो कैसे। यहां पे बेटा 10% था, इसको पूरा रिमूव कर दूं या चलो एक बार। यहां पे CRR थी 10% और बैंक्स ने क्रिएट करे थे 10,00,000 रुपए। अब आप आओ समझो, फटाफट से आओ बेटा समझो। अब हमारी जो CRR है, अब हमारी CRR हो गई 20% की। तो अब क्या होगा, आप जैसे अमीर लोग डिपॉजिट करवाओगे 1,00,000 रुपए। अब बैंक को पहले RBI के पास में 20,000 रुपए कैश रिजर्व रखना होगा, बचे हुए 80,000 रुपए ही वो लोन दे सकता है। ये 80,000 रुपए घूम के फिर आएंगे। अब बैंक को फिर इस 80,000 पे 16,000 रुपए CRR देना होगा, बचे हुए केवल 64,000 को ही वो लोन दे सकता है। ये 64,000 फिर घूम के आएगा डिपॉजिट। अब उस 64,000 पे फिर से बैंक को 12,800 RBI के पास में कैश रिजर्व रखना होगा। बचे हुए जो भी बचेंगे बेटा 52,000 नहीं 51,200 रुपए ही वो दे सकता है। और ये टोटल आएगा 5,00,000 रुपए। टोटल जो डिमांड डिपॉजिट थी, बैंक्स की क्रिएशन कैपेसिटी, वो पहले थी 10,00,000 की। CRR के बढ़ने की वजह से बैंक्स की क्रिएशन कैपेसिटी केवल 5,00,000 ही हो गई। ये 5,00,000 रुपए मैंने कैसे निकाले? सर ये 5,00,000 रुपए आपने निकाले, सर ये 5,00,000 रुपए आपने निकाले, आपने हमको फॉर्मूला बता दिया है, कैश रिजर्व इंटू 1/CRR। कैश रिजर्व है 1,00,000 के, CRR है 20% की, तो ये टोटल क्रिएशन कैपेसिटी आ गई 5,00,000 रुपए। हम एक चीज इससे पता लगा सकते हैं, हायर द CRR लोअर द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ बैंक। इन दोनों के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशन है। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। हायर द CRR लोअर द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक, लोअर द CRR हायर द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक। अगर ये CRR 5% की होगी तो ये क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी 20,00,000 रुपए हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। वापस से चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, वापस से चलते हैं बेटा हमारी स्लाइड के ऊपर। हमने समझा बेटा दोनों कंसेप्ट, हमने समझे दोनों कंसेप्ट, कैसे इन्होंने मल्टीप्लाई करा 10% पे, इन्होंने कैसे करा। और अगर CRR बढ़ गई तो CRR बढ़ने की वजह से हमारी टोटल जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक की वो कैसे कम हुई। और हम इस निष्कर्ष पे आए दैट हायर द CRR लोअर द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी बाय द कमर्शियल बैंक्स। इसको हम यूज कर सकते हैं एज ए क्वांटिटेटिव मेजर टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। इसके ऊपर भी पूरा डिटेल टॉपिक है, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट 10 मिनट्स में हम उसके ऊपर भी पहुंचने वाले हैं बेटा। हर जैसे कहते हैं ना, अगर आप सीधा माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाओ तो आपको एकदम से सांस आना बंद हो जाएगी, एकदम से अगर आप हेलीकॉप्टर से पहुंच जाओगे।
लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे, आप बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, आप स्टेप बाय स्टेप आपकी बॉडी अडॉप्ट करेगी कि हाँ उस सिचुएशन को अडॉप्ट करेगी, तब जाके आप सांस ले पाओगे लद्दाख में ऊपर जाके, कोई भी माउंटेन के ऊपर जाके, माउंट एवरेस्ट पे जाके। तो धीरे धीरे मैं डोज देते हुए जाता हूँ। जैसे मैंने मेजर ऑफ मनी सप्लाई सीधा ही नहीं समझाया, पहले मैंने आपको टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट आपके दिमाग में घुसाया ये होते क्या है, फिर आपको वो टॉपिक आसान लगा। वैसे ही मैंने आपको हाउ डू बैंक्स क्रिएट मनी समझा दिया, सीआरआर का ये कंसेप्ट बता दिया कि हाँ सीआरआर बढ़ा दी तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो गई बैंक्स की। अब मैं आपको, हम वो वाला टॉपिक जब करेंगे तो आपको और आसान लगेगा। इसके बीच में बेटा एक छोटा सा टॉपिक निपटा देते हैं, हमारी सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है? हाँ सर हमको पता है, हमारे देश की सेंट्रल बैंक है आरबीआई, ये बैंकों का बैंक है बेटा। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। हमारी एंटायर बैंकिंग सिस्टम, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, इन सबको कंट्रोल करने का काम हमारे आरबीआई का ही है। इट इज द एपेक्स बैंक, इट इज द सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग, नोट छापने, नोट इश्यू करने का काम भी इसका है, एंड कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। और आरबीआई ही है जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। आरबीआई ही है जो हमारे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। वो कैसे करता है, एक झांकी तो आपने देख ली, और भी मैं समझाऊंगा। अब चलते हैं बेटा हमारे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक के ऊपर। हर फंक्शन को अच्छे से समझते हुए सुनना, बहुत इजी है फंक्शंस, लेकिन एग्जांपल सुनते हुए चलना, तब ही आपको याद रहेंगे। आपको एग्जांपल ध्यान रहेंगे तो आपको सारे फंक्शन याद आ जाएंगे एग्जाम में जो भी आएंगे। तो ये हमारे फंक्शन है बेटा। सबसे पहला बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। क्या इसमें कुछ समझाने की जरूरत है? सर बिल्कुल भी समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझा के आती है। हमारे नोट्स को इश्यू करने का काम हमारे आरबीआई का ही है। एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ये ध्यान रखना। दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। जो नोट छापने का काम है इसको हम कहते हैं करेंसी अथॉरिटी फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट को कंट्रोल, यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम भी हमारे आरबीआई का है। अभी हम देख के आए हैं, अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन होएगी, मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन होएगी, हर चीज की प्राइस बढ़ती हुई दिखेगी, तो आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर को बढ़ा देगा। सीआरआर को बढ़ाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी कमर्शियल बैंक की। क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होगी, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी तो आरबीआई सीआरआर को कम कर देगा। सीआरआर को कम करेगा तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी कमर्शियल बैंक्स की, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ जाएगा, डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। सो दिस इज हाउ आरबीआई कंट्रोल्स द क्रेडिट। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सप्लाई ऑफ मनी इज रिड्यूस्ड, whereas during deflation supply of money is increased। और ये कैसे कंट्रोल करता है बेटा? प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी बाय रेगुलेटिंग क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक। कैसे कंट्रोल करता है? बाय रेगुलेटिंग क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक्स, जो हम अभी समझ के आए, सीआरआर को कम ज्यादा करना और कमर्शियल बैंक्स की मनी क्रिएशन कैपेसिटी को कम ज्यादा करना। नेक्स्ट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। बेटा हमारा आरबीआई गवर्नमेंट के लिए बैंकर भी है, एजेंट भी है और एडवाइजर भी है। बैंकर क्यों? क्योंकि वो मैनेज करता है गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स को। जो अगर आपके पास में बहुत पैसा होगा, आपके पापा, आपके किसी गार्जियन या कोई फैमिली में, तो उसका भी बेटा आपने सुना होगा वो बैंकर है, वो सारे खाते वगैरह मैनेज करता है। तो हमारी गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स को मैनेज करने का काम आरबीआई का है, सो इट इज अ बैंकर। गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज को खरीद बेचने करने का काम है, इसलिए वो एजेंट भी है। और वो गवर्नमेंट को कई सारी पॉलिसीज भी बताता है कि अब हमको ऐसा करना चाहिए। मोदी जी को बताते हैं आरबीआई वाले, अब हमको ऐसा करना चाहिए, अब हमको ऐसा करना चाहिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, और फॉर्मुलेट करता है पॉलिसी को, इसलिए वो एडवाइजर भी है। इट फ्रेम्स पॉलिसीज टू रेगुलेट द मनी मार्केट। दैट वाज अ वेरी इजी पॉइंट। नेक्स्ट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है आखिरी माई बाप। जैसे कि आपके किसी दोस्त के बारे में आपने सुना होगा कि वो बड़े किसी भैया से पैसे ले लिया, 5,000 रुपए की उधारी कर लिया, वो आपके दोस्तों से पैसे मांगता रहता है, भाई 500 रुपये दे दे, उनको देना है, वो मुझे स्कूल के बाहर आके मारेंगे। कोई उसको पैसे देने से मना कर दिया, मेरे पास नहीं है पैसा, तो वो आखिरी में अपने पापा के पास में जाएगा, पापा गलती हो गई, उनको 5,000 रुपये चुकाने, नहीं तो मेरे को आके स्कूल में पिटाई करेंगे। तो जैसे आप लोगों के आखिरी रिजॉर्ट, आखिरी माई बाप
आपके पेरेंट्स हैं, वैसे ही बैंक्स का आखिरी माई बाप होता है रिजर्व बैंक। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि बेटा जैसे विजय माल्या जैसे लोग पैसे खा खा के भाग जाते हैं, बैंकों ने इनको लोन दे दिया, एसबीआई ने लोन दे दिया और ये पैसे खा के भाग गया। अब एसबीआई का आखिरी माई बाप, एसबीआई का आखिरी रिजॉर्ट होता है आरबीआई। एसबीआई जाएगा आरबीआई के पास कि हमारी बैंक को बचा लो, थोड़ा सा हमको लोन दे दो, कुछ ये दे दो, हम कुछ सिक्योरिटी रख देंगे ताकि हम लोगों को पैसा दे पाए। ये तो हमारे पैसे खा के भाग गया। इफ कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट मनी फ्रॉम एनीवेयर, it approaches the central bank as a last resort. Central bank ensures that the banking system of the country does not suffer any setback by offering loan in situations of emergency. तो हमारा जैसे आप लोगों का लास्ट रिजॉर्ट आखिरी माई बाप आपके पेरेंट्स है, वैसे बैंक्स का आखिरी लास्ट रिजॉर्ट कौन है? सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट फंक्शन इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेटा हमारा सेंट्रल बैंक कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज है। सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। और ये कैसे करता है बेटा इसको एक्सरसाइज? बाय मैनेज्ड फ्लोटिंग। आपने सुना होगा कि $1 की वैल्यू अभी शायद 80-82 कुछ रुपए होगी, या हो सकता है कुछ और 84 कुछ हो। ये वैल्यू $1 100 का ना हो जाए, 150 रुपए का ना हो जाए, इसको कंट्रोल करने का काम करता है हमारा आरबीआई। कैसे? मैनेज्ड फ्लोटिंग करके, फॉरेन एक्सचेंज की खरीद बेच करके वो इसको मेंटेन करने का काम करता है कि यार कहीं $1 150 रुपए का ना हो जाए। अभी आपने बेटा जर्मनी और यूक्रेन के बीच में इतना, रशिया और यूक्रेन के बीच में इतना बड़ा युद्ध हुआ था, तो आपने सुना होगा कि रशिया की करेंसी एकदम से गिर गई थी, एकदम से उसकी वैल्यू गिर गई थी। जो इंटरनेशनल मार्केट था बेटा, उसने चला के उसकी करेंसी की वैल्यू को गिराया था। तो हमारे देश में ऐसा ना हो जाए, उसको मेंटेन करने का काम करता है हमारा सेंट्रल बैंक। कैसे करता है? बाय मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग में वो फॉरेन एक्सचेंज को खरीद बेच करने का काम करता है। इट एक्सरसाइजेज मैनेज्ड फ्लोटिंग टू एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। क्या होता है मैनेज फ्लोटिंग? It refers to the sale and purchase of foreign exchange with a view to achieve stability of exchange rate for the domestic currency. हमारा $1 80 रुपए का ही रहे, 150 का ना हो जाए, उसके लिए वो फॉरेन एक्सचेंज को खरीदने बेचने का काम करता रहता है। Why? With a view to achieving stability of exchange. I hope आप ये एग्जाम्पल सुन रहे होंगे। पॉइंट इजी है, बट इस पॉइंट के अंदर क्या लिखना है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो नेशन की फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन है, क्यों है, कैसे एक्सरसाइज करता है? मैनेज फ्लोटिंग से। फिर मैनेज फ्लोटिंग क्या है वो भी आपको समझ में आ गया। फॉरेन एक्सचेंज को खरीद बेच करने का काम विद अ व्यू टू अचीविंग स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ आवर डोमेस्टिक करेंसी। नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बैंकर्स बैंक। जैसे आप लोग, आपके पास में अगर सरप्लस पैसा होता है तो आप जाते हो बैंक के पास में अपना सरप्लस पैसा जमा कराने, डिपॉजिट करवाने, और बैंक के पास जाते हो लोन लेने। जो रिश्ता आपका बैंक के साथ में है वही रिश्ता आरबीआई का है बैंक के पास। हम तो जाते हैं बैंक के पास में डिपॉजिट कराने और लोन लेने, बैंक जाता है आरबीआई के पास में डिपॉजिट कराने और लोन लेने। अब आपको वो मनी सप्लाई वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। कौन सा वाला? C प्लस DD प्लस OD। OD में क्या थी? डिमांड डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। आपने मुझसे क्वेश्चन किया था, सर आरबीआई भी डिमांड डिपॉजिट्स लेता है? हाँ बेटा, आरबीआई भी डिमांड डिपॉजिट्स लेता है, लेकिन उस मनी सप्लाई में हमारे गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक्स की जो डिपॉजिट है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या इंक्लूड करेंगे वो आपको बहुत अच्छे से पता है, कमेंट करके बताना क्या इंक्लूड करेंगे। तो जो रिश्ता हमारा बैंक के साथ में है वही रिश्ता बैंक और आरबीआई का है। बैंक जाता है उनके पास में डिपॉजिट कराने और लोन लेने। सेंट्रल बैंक हैव द सेम रिलेशन विद द बैंक्स दैट बैंक्स हैव विद इट्स कस्टमर्स। It accepts deposits from the commercial bank and offers them loan. It also supervises banks to follow the directives, particularly relating to CRR, SLR. बेटा ये था हमारे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। अब आया बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम है बेटा हमारे आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और कैसे करता है आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल? बाय कंट्रोलिंग द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स।
कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को कम ज्यादा करके वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करता है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में भी हम देख के आए थे। एक एग्जांपल हम देख के आ चुके सीआरआर का, जहां की आप देख चुके, बस वो सीआरआर एसएलआर सब सेम से होने वाले बेटा सारे एग्जांपल। ध्यान रखना बेटा, सब मेजर्स में इकोनॉमी की दो सिचुएशन होगी जो हमेशा आरबीआई को कंट्रोल करनी है, एक इन्फ्लेशन और एक डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब प्राइसेस बहुत ज्यादा होती है गुड्स की, लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा है खर्च करने के लिए, तब आरबीआई क्या करता है? मनी सप्लाई को कम कर देता है, लोगों के हाथों में कम होगा पैसा खर्च करने का, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल होगी। जब सिचुएशन डिफ्लेशन की होती है, लोगों के हाथ में पैसा कम होता है खर्च करने के लिए, तब वो मनी सप्लाई को बढ़ा देता है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा खर्च करने के लिए, तो डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। अब आओ बेटा हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स के ऊपर। सबसे पहला क्वांटिटेटिव मेजर सीआरआर, ऑलरेडी हम समझ के आ चुके। क्या होता है बेटा सीआरआर? सीआरआर रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व्स बैंक्स नीड टू कीप विद द आरबीआई। वो कैश रिजर्व्स जो बैंक्स को आरबीआई के पास में रखना पड़ा था। 1 लाख रुपए की आपने डिपॉजिट कराई थी, क्या बैंकों ने पूरा का पूरा 1 लाख का लोन दिया था? नहीं सर, उनको कैश रिजर्व रखना पड़ा था आरबीआई के पास। इस सीआरआर को यूज करके आरबीआई कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। हमने देखा था हायर द सीआरआर लोअर द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी, लोअर द कैपेसिटी टू क्रिएट क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक्स। जब सीआरआर 10% थी तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी थी 10 लाख, और जब सीआरआर 20% बढ़ा दी थी तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होकर 5 लाख हो गई थी। देयर इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशन बिटवीन सीआरआर एंड द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी बाय कमर्शियल बैंक्स। सीआरआर बढ़ती है तो कैपेसिटी टू क्रिएट मनी बाय कमर्शियल बैंक कम होती है और इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल होती है। अगर सीआरआर कम होती है तो कैपेसिटी टू क्रिएट मनी बाय कमर्शियल बैंक्स बढ़ती है और मनी सप्लाई बढ़ती है और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल होती है। नेक्स्ट इज योर एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर एक ही खेत की मूली है बेटा, दोनों में सेम सा रिलेशन है। सीआरआर तो था वो कैश रिजर्व जो आरबीआई के पास में बैंक्स को रखना है, और एसएलआर होता है वो रिजर्व्स जो कमर्शियल बैंक्स को खुद के पास में रखना है। कुछ रिजर्व्स तो बैंक्स को आरबीआई के पास में रखने हैं और कुछ रिजर्व बैंक्स को खुद के पास में रखने पड़ते हैं एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ हिज असेट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट्स। उसको बेटा कुछ पैसे को अपने पास में रखना होगा लिक्विड एसेट के रूप में, बचे हुए पैसे को ही वो लोन के रूप में आगे मार्केट में दे सकता है। हायर द एसएलआर लोअर द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी बाय बैंक्स। इसका भी सेम रिलेशन होता है हमारे सीआरआर के साथ में, इसका भी बेटा सेम रिलेशन होता है। क्या होता है? कोई भी डाउट ना रह जाए, हम ऐसा काम करने वाले हैं। सीआरआर क्या होता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। हाँ सर हमको अच्छे से पता है सीआरआर क्या होता है। ये तो थी बेटा आपकी डिपॉजिट, ये था लोन, यहाँ पे था सीआरआर। सीआरआर और एसएलआर दोनों आते हैं बेटा यहाँ पे। इन दोनों को मिला के एलआरआर भी बोलते हैं। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? एक और सा क्वेश्चन एलआरआर, शायद आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए सीआरआर और एसएलआर को मिला के कहते हैं एलआरआर। आपके पास में आया बेटा 1 लाख रुपए, क्या आप पूरा दे सकते हो? नहीं सर, पहले हमको सीआरआर और एसएलआर रखना होगा। सीआरआर तो होता है वो कैश रिजर्व जो आपको आरबीआई के पास में रखना है। सीआरआर तो है वो कैश रिजर्व जो आपको आरबीआई के पास में रखना है, और एसएलआर है वो रिजर्व जो बैंक्स को खुद के पास में रखना है लिक्विड असेट्स के रूप में। जो बैंक्स को खुद के पास में रखना है लिक्विड असेट्स के रूप में, तो सपोज सीआरआर है आपकी 5% और एसएलआर है आपकी 5%। तो पहले बेटा 1 लाख का 5% आरबीआई को देना पड़ेगा और 1 लाख का 5% बैंक्स को खुद के पास में रखना पड़ेगा 10,000 रुपए। बचे हुए 90,000 रुपए ही वो आगे लोन के रूप में दे सकता है। तो अगर मैं इस एसएलआर को बढ़ा दूंगा, बैंक्स को खुद के पास में ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेंगे लिक्विड असेट्स में, वो लोन कम दे सकती है, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी कमर्शियल बैंक की। अगर मैं इस एसएलआर को कम कर दूंगा
तो बैंक्स को अपने पास में लिक्विड एसेट्स के रूप में कम पैसा रखना पड़ेगा, वो ज्यादा पैसा दे सकती है लोन्स के रूप में, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी हमारे कमर्शियल बैंक्स की। बस यही पॉइंट था बेटा सीआरआर और एसएलआर का, दोनों का सेम रिलेशन है। सीआरआर क्या होता है सर, कैश रिजर्व जो बैंक्स को रखना है आरबीआई के पास, और एसएलआर क्या होता है, रिजर्व जो बैंक्स को रखना है खुद के पास में इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। Higher the CRR and SLR, lower the credit creation capacity of the commercial bank, lower the money supply, and ultimately inflation की situation control होगी। Lower the CRR and SLR, higher the credit creation capacity of commercial banks, higher the money supply, and ultimately the situation of deflation will be controlled. Next quantitative measure. Next quantitative measure is your bank rate. क्या होता है बेटा बैंक रेट? अरे सर बैंक रेट क्या सर, हमने जो बैंकों से लोन लिया ना वही होता है बैंक रेट। जो मैंने भी कार खरीदी है मेरे पापा ने, 6% का जो हम लोन दे रहे हैं ना वो होता है बैंक रेट। तो ध्यान रखना बेटा इस बात को, जिस रेट पे आप बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो लोन के ऊपर वो होता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। जिस रेट पे आपने लोन लिया है वो होता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जिस रेट पे बैंक लोन लेता है आरबीआई से वो होता है बैंक रेट। क्या होता है बैंक रेट? जिस रेट पे बैंक लोन लेता है आरबीआई से, जिस रेट पे आप लोगों ने लोन लिया है बैंक से वो तो होता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन आरबीआई जिस रेट पे बैंक को लोन दे, आरबीआई जिस रेट पे बैंक को लोन दे वो होता है बेटा हमारा बैंक रेट। तो होता क्या है बेटा, बैंक ने आपको लोन दिया, आप जैसे चुन्नू मुन्नू पुन्नू को लोन दिया बैंक ने आपको लोन दिया 6% के ऊपर। तो हुआ क्या था, आरबीआई से बैंक ने लोन लिया होगा 4% के ऊपर, इसलिए आरबीआई ने आपको 6% पे लोन दे दिया। अगर आरबीआई इस लोन की रेट को बढ़ा के 6% कर दे, अगर आरबीआई इस लोन की रेट को बैंक रेट को बढ़ा के 6% कर दे तो बैंक आपको आगे 8% पे लोन देगा, बैंक भी रेट बढ़ा देगा। अगर बैंक लोन की रेट बढ़ा देगा तो आपको लोन लेने की इच्छा कम हो जाएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, आपकी लोन लेने की इच्छा कम हो जाएगी कि छोड़ो यार कार कभी बाद में ले लूंगा। अल्टीमेटली द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। Whereas अगर आरबीआई इसको 4% से करके 2% ही कर दे तो बैंक भी आपको आगे लोन देगा 4% के ऊपर, तो आपकी कार लेने की इच्छा और बढ़ जाएगी, आपकी लोन लेने की इच्छा बढ़ जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी कि मैं तो कार ले ही रहा हूँ, मेरी बहन को भी कार दिलाऊंगा, मेरी गर्लफ्रेंड को भी कार दिलाऊंगा। ऐसे कंट्रोल करता है बेटा आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। कैसे? अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगा। क्या होता है बैंक रेट? द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक, द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। अगर वो बैंक रेट को बढ़ाएगा तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगी। अगर वो बैंक रेट को बढ़ाएगा तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे आप लोगों को लोन मिला है, अगर उसने बैंक रेट को बढ़ाया तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, आपकी लोन लेने की इच्छा कम हो जाएगी, एंड डिमांड फॉर क्रेडिट विल बी लोअर, आपकी लोन लेने की इच्छा कम हो जाएगी। अल्टीमेटली द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। और अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई बैंक रेट को कम कर देगा। बैंक रेट को कम करेगा तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी जिसपे आपको लोन मिल रहा है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी तो आप डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ जाएगी, आपकी लोन लेने की इच्छा बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। आई होप आपको बैंक रेट वाला पॉइंट समझ में आया होगा। चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट मेजर के ऊपर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन सर ये तो बिल्कुल ही ऊपर से गया, आज से पहले वाले तो फिर भी थोड़े आसान थे। सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट तीनों का इजी थे समझने में और रिलेशन भी सेम था, ध्यान रखना उनका क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी से। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, आरबीआई सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने का काम करता है ओपन मार्केट में ऑपरेशन में। सर उससे वो कैसे कंट्रोल करता है क्रेडिट क्रिएशन को, तो आओ समझो।
Open market operations refers to the sale and purchase of securities. Open market operations refers to the sale and purchase of securities in the open market by the RBI on behalf of government. Open market का मतलब आपके और मेरे जैसे लोग, आपके और मेरे जैसे लोगों से वो सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने का काम करता है। सिक्योरिटीज का मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर वगैरह, ये सारे सिक्योरिटी होते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह। सर उससे वो कैसे कंट्रोल करता है ये समझाओ ना। तो जब भी आरबीआई अगर सिक्योरिटीज को सेल करता है, आप लोगों को अगर शेयर को बेचेगा तो आप लोगों की जेब में से क्या जाएगा? सर कैश। हमारे पास में शेयर आ रहे हैं, हमको कैश देना पड़ा, आप लोगों ने कैश दिया, आपकी जेब में कैश कम हो गया, आप बैंकों के पास में कैश कम जमा कराओगे, आप बैंकों के पास में कैश कम जमा कराओगे तो द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द बैंक्स विल बी लोअर्ड and ultimately the situation of inflation will be controlled. Whereas अगर सिचुएशन होगी डिफ्लेशन की तो आरबीआई परचेज करेगा सिक्योरिटीज को। क्या करेगा? आरबीआई परचेज करेगा सिक्योरिटीज को। अगर आरबीआई परचेज कर रहा है आप लोगों से सिक्योरिटी तो आप लोगों को क्या मिलेगा? सर कैश। हम शेयर देंगे आरबीआई को और हमको कैश मिलेगा। आप लोगों के पास में कैश आया, क्या करोगे आप उस कैश का? बैंकों के पास में डिपॉजिट कराओगे इंटरेस्ट कमाने के लिए। बैंकों के पास में आपने पैसा जमा कराया तो बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ गई, मनी सप्लाई बढ़ गई एंड अल्टीमेटली द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट आरबीआई सोक्स लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी। लिक्विडिटी को खींच लेता है बेटा आरबीआई, सेल करके सिक्योरिटी आपकी जेब में से पैसा लेता है। When liquidity soaked, cash reserves और the bank are squeezed। आपकी जेब में से पैसा ले लिया, आप बैंक में क्या जमा कराओगे? तो बैंक की कैश रिजर्व स्क्वीज हो जाते हैं, implying decrease in their credit creation capacity। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन, अगर इन्फ्लेशन होएगा तो आरबीआई क्या करेगा? सेल कर देगा सिक्योरिटीज को। आरबीआई सेल करेगा सिक्योरिटीज को तो आप लोगों को जेब में से पैसा देना पड़ेगा, लिक्विडिटी कम होगी। तो आप लोगों ने पैसा दिया तो आप बैंक में पैसा नहीं जमा कराओगे, कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक्स आर स्क्वीज्ड एंड देयरफॉर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द बैंक इज लोअर्ड एंड अल्टीमेटली द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। वेयरएज अगर मार्केट में डिफ्लेशन है तो आरबीआई परचेज कर लेता है सिक्योरिटीज। अगर वो सिक्योरिटीज को परचेज करता है तो आपकी जेब में से शेयर जाता है और आपको कैश मिलता है। आपको कैश मिलता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, आप उस सरप्लस कैश को बैंक में जाके जमा करा दोगे तो द कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स आर इंक्रीज। बैंक की कैश रिजर्व बढ़ जाते हैं एंड देयर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इज इंक्रीज एंड अल्टीमेटली द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन इज कंट्रोल्ड। नेक्स्ट इज योर रेपो रेट। आसान भाषा में समझेंगे बेटा रेपो रेट क्या होता है, ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है, डिटेल भी समझाऊंगा, पहले आसान भाषा में समझो। रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट जिस पे आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को। सर आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को, सर वो तो बैंक रेट थी ना, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। बैंक रेट और रेपो रेट दोनों सेम सी बातें हैं। बैंक रेट और रेपो रेट दोनों वो रेट है जिसपे आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, लेकिन रेपो रेट में तो वो देता है शॉर्ट टर्म लोन और बैंक रेट में वो देता है लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन अगर किसी बैंक को चाहिए तो वो देगा रेपो रेट पे, और अगर लॉन्ग टर्म लोन है तो वो होता है बैंक रेट पे। एक आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं जो शायद आपके कोर्स में नहीं है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए एक इंटरेस्टिंग करने के लिए टॉपिक हो। शॉर्ट टर्म लोन के लिए वो रेपो रेट का यूज करते हैं आरबीआई, और ये शॉर्ट टर्म लोन केवल 14 दिन का होता है। अगर किसी बैंक को 14 दिन तक के लिए पैसा चाहिए तो वो रेपो रेट का यूज करते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो बैंक रेट का यूज करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म भी केवल 28 दिन का होता है। सर केवल 28 दिन? हाँ बेटा केवल और केवल 28 दिन। शॉर्ट टर्म 14 दिन तक के लिए रेपो रेट और लॉन्ग टर्म बैंक रेट, पर वो भी केवल 28 दिन तक का होता है। ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। तो क्या होता है बेटा रेपो रेट? आसान भाषा में, अरे कहां चले गया, आसान भाषा में हमारा रेपो रेट है, इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री लैंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। जिस रेट पे उसने कमर्शियल बैंक्स को लोन दिया टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स,
अगर उनको शॉर्ट टर्म नीड्स है, क्या कौन सी नीड्स, शॉर्ट टर्म नीड्स है अगर बैंक्स को 14 दिन तक के लिए, तो वो यूज करते हैं रेपो रेट का। इसको हम रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो सफिशिएंट है आपको हर काम करने के लिए। मैं आपको आगे का चीज भी समझा दूंगा, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कैसे कंट्रोल है। इतना अगर आपको समझ में आ गया, ये आपकी जनरल नॉलेज और बढ़ाने के लिए बता दूं तो होता क्या है, आरबीआई उनको लोन देता है। कैसे लोन देता है, आरबीआई एक एग्रीमेंट करता है, आरबीआई कुछ कोलेट्रल मांगता है, उनको लोन दिया और कुछ कोलेट्रल मांगा, और आरबीआई ये कहता है तुमको इस कोलेट्रल को, कोलेट्रल का मतलब होता है कुछ भी सिक्योरिटी वगैरह, कुछ शेयर बैंक के, कुछ जमीन वगैरह नहीं लेते, पर कोलेट्रल का मतलब ये होता है कोई जमीन वगैरह गिरवी रखते हैं ना, तो आरबीआई ने बैंकों को लोन दिया, बदले में उनसे कुछ कोलेट्रल ले लिया, जमीन शेयर्स वगैरह, और आरबीआई कहता है कि तुम इस कोलेट्रल को वापस से रीपरचेज करना और मेरा पैसा दे देना। अगर वो उसको रीपरचेज करेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा परचेज करने के लिए। ये एक तरीके का एग्रीमेंट होता है। अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। आपके लिए जानना इतना जरूरी था कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट इज नथिंग बट जस्ट द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स मनी, जिस रेट पे वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है फॉर देयर शॉर्ट टर्म नीड्स, उनके शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। कैसे करता है बेटा वो, तो वो उनको लोन देता है, बदले में कुछ कोलेट्रल लेता है, और ये एग्रीमेंट करता है कि तुम फ्यूचर में 14 दिन के अंदर अंदर इन सिक्योरिटीज को वापस से रीपरचेज करोगे, इसीलिए इसको रेपो रेट कहते हैं, रीपरचेज रेट। और रीपरचेज एग्रीमेंट इज साइंड बाय बोथ द पार्टीज स्टेटिंग दैट द सिक्योरिटीज विल बी रीपरचेज्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स ऑन अ गिवन डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। अब रेपो रेट से बेटा वो कैसे उसको कंट्रोल कर सकता है, क्रेडिट क्रिएशन को, सेम बैंक रेट की तरह है। अगर वो रेपो रेट को बढ़ा देगा, अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगा तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगी। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई यानी कि आपको जिस रेट पे लोन मिल रहा है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। आप लोग पहले 6% पे लोन लेते थे, अब 8% पे लोगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई, आपकी लोन लेने की इच्छा कम हो जाएगी, डिमांड फॉर क्रेडिट विल बी लोवर्ड एंड अल्टीमेटली द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। अगर सिचुएशन डिफ्लेशन की है तो रेपो रेट को आरबीआई कम कर देगा। अगर वो रेपो रेट को कम करेगा तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगी, जिस रेट पे आपको लोन मिला। अगर आपको जिस रेट पे लोन मिल रहा है वो कम हो गई तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि आपको जो खर्चा लगेगा, लोन का खर्चा और लोन के इंटरेस्ट का खर्चा, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई तो आपकी डिमांड फॉर क्रेडिट, आपकी लोन लेने की इच्छा बढ़ जाएगी एंड अल्टीमेटली द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। सेम आपके बैंक रेट की तरह ही था। इस रेपो रेट का जस्ट उल्टा होता है बेटा रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट तो वो रेट थी जिस रेट पे आरबीआई लोन दे रहा था कमर्शियल बैंक्स को, और रिवर्स रेट, रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट करवाती है आरबीआई के पास और उनको इंटरेस्ट की इनकम होती है। जैसे आप लोगों को सेविंग्स बैंक अकाउंट पे 4% का इंटरेस्ट मिलता है ना, वैसे ही जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास में डिपॉजिट करवाती है और उनको इंटरेस्ट इनकम होती है, वो होता है रिवर्स रेपो रेट। The rate at which RBI accepts deposits from the commercial banks is called reverse repo rate। और ये भी बेटा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरह ही होती है, एक एग्रीमेंट साइन होता है। A reverse repurchase agreement is signed by both the parties stating that the securities will be repurchased on a given date at a predetermined price। एक एग्रीमेंट साइन होता है कि मैं इसको इस दिन वापस से रिपर्चेज कर लूंगी सिक्योरिटीज को, और इस रिवर्स रेपो रेट में बैंक को इंटरेस्ट की इनकम होती है। अब इस रिवर्स रेपो रेट से आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है हमारे मनी सप्लाई को, तो आरबीआई जब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा, आरबीआई जब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है, आरबीआई जब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा तो बैंक्स ज्यादा पैसा रखेंगे आरबीआई के पास कि यार आरबीआई के पास में पैसा जमा करा देता हूं, इंटरेस्ट की इनकम हो जाएगी।
2% थी रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई बढ़ा के अगर 4% कर दे तो सारे बैंक सोचेंगे कि आरबीआई के पास में पैसा जमा कराओ, इंटरेस्ट की इनकम होगी, मोर फंड्स विल बी पार्क्ड विद द आरबीआई। अगर बैंक आरबीआई के पास में ज्यादा पैसा रखेंगे तो वो लोन के रूप में कम पैसे देंगे। अल्टीमेटली द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द बैंक विल बी लोवर्ड, मनी सप्लाई विल बी लोवर्ड। If reverse repo rate is increased, more funds will be parked with the RBI, क्योंकि बैंक्स को लगेगा इंटरेस्ट की इनकम ज्यादा हो रही है, and the credit supply will be decreased and ultimately the situation of inflation will be controlled. Whereas अगर सिचुएशन है बेटा डिफ्लेशन की तो रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई कम कर देगा। अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगा तो बैंक सोचेंगे कि यार आरबीआई के पास में काहे को जमा कराए, अपने को इंटरेस्ट की इनकम कम होगी, वो इस पैसे को लोन के रूप में देंगे, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, क्रेडिट सप्लाई बढ़ेगी एंड अल्टीमेटली द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। आई होप आपको ये सारी की सारी समझ में आई होगी। रिवर्स रेपो रेट डिफ्लेशन में ऐसे कंट्रोल होगी, इन्फ्लेशन में कैसे। अब है बेटा हमारा लास्ट टॉपिक, क्वालिटेटिव मेजर्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जो हार्ड टॉपिक थे वो हम सारे समझ के आ चुके हैं, अब ये इजी से टॉपिक है, फटाफट से समझ लेते हैं। इजी है बट बेटा छोड़ना मत, फ्री के मार्क्स है, सारे एग्जाम्पल सुनते हुए चलना और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बेटा पहला क्वालिटेटिव मेजर है मार्जिन रिक्वायरमेंट। सबसे पहले समझो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है। अगर मान लो आप लोगों को अपना बिजनेस चालू करना है, सर बिल्कुल करना है, पर सर पैसे नहीं है हमारे पास, तो जाओ जाके बैंक से लोन ले लो। अरे सर हम गए थे बैंक से लोन लेने, मैंने कहा फिर क्या हुआ, सर लात मार के बाहर निकाल दिया। मैंने कहा क्यों, सर बोले तुम्हारी कोई कमाने की औकात नहीं है, 12th क्लास में पढ़ रहे हो, हमसे लोन मांगने आ गए। मैंने कहा अरे तो कुछ गिरवी रख देते। हाँ सर अच्छा आइडिया है, सर एक काम करता हूँ, मेरी जो बाइक है ना 1.5 लाख रुपए की ड्यूक जो मैंने खरीदी थी उसको गिरवी रख देता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल रख के हो। आप गए बैंक के पास, साहब ये मेरी बाइक है 2 साल पहले मैंने खरीदी थी ड्यूक 1.5 लाख रुपए की, इस पे मुझे लोन दे दो। तो बैंक वाला पता है क्या बोला, कब खरीदी थी बाइक, बोले सर 2 साल पहले 1.5 लाख रुपए की। बोले आज इसकी करंट वैल्यू क्या है, आज तो सर 1 लाख रुपए की है। तो बोले बस इतने का ही लोन मिलेगा आपको। तो आपने अपनी ड्यूक दी 1 लाख रुपए की और बैंक वालों ने आपको 60,000 रुपए का लोन दिया। सर 1 लाख रुपए की ड्यूक दे रहा हूं तो केवल 60,000 रुपए का लोन ही क्यों दिया है। यही बैंक वालों ने बोला हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। और ये जो 40,000 का डिफरेंस था ड्यूक की करंट वैल्यू और जो आपको लोन मिला, इसी को हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। आप जो सिक्योरिटी को गिरवी रख रहे हो, आपकी ड्यूक बाइक जिसकी करंट वैल्यू 1 लाख रुपए, उसके ऊपर अगर आपको 60,000 रुपए का ही लोन मिलता है तो वो जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। बैंक वगैरह पूरी की पूरी वैल्यू, अगर आप अपनी जमीन गिरवी रख के लोन लेते हो तो अगर 1 करोड़ की आपकी जमीन है तो बैंक कभी भी आपको 1 करोड़ का लोन नहीं देगा, वो आपको 80 लाख 70 लाख इतने का ही लोन देता है। बैंक की एक मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कल को ये डिफॉल्ट कर जाए और जमीन इतने में ना बिके तो बैंक आपको हमेशा एक मार्जिन रिक्वायरमेंट रखता है और उससे कम का ही लोन देता है। ये होता है बेटा आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट। व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। कौन सी वैल्यू? करंट वैल्यू 1 लाख रुपए, ना कि 1.5 लाख, जो करंट वैल्यू आपकी ड्यूक की, ऑफर्ड फॉर लोन कॉल्ड कोलेक्ट्रल एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। 1 लाख रुपए की करंट वैल्यू और 60,000 रुपए का लोन, इसके बीच का डिफरेंस होता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट, 40,000 रुपए। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज रेज्ड व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। आरबीआई क्या करता है, अगर उसको इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो उसको मनी सप्लाई को कम करना है तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है। आप लोग गए थे लोन लेने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लोन लेने के लिए, करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी थी 1 लाख, लोन आपको मिल रहा था 60,000 का। आरबीआई ने बोला मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा के 60% कर रहा हूं, अब आपको लोन केवल 40,000 का ही मिलेगा। 1 लाख रुपए की आपकी ड्यूक बाइक और लोन केवल आपको 40,000 का ही मिलेगा। आपकी लोन लेने की इच्छा ही कम हो जाएगी, आप लोन नहीं लोगे, मनी सप्लाई कम होगी, अल्टीमेटली द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड।
अगर यही बेटा डिफ्लेशन की सिचुएशन है मार्केट में, तो आरबीआई इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। अब आपको 1 लाख की ड्यू कोलेट्रल के ऊपर 80,000 रुपए का लोन मिलेगा, आप लोगों की इच्छा बढ़ जाएगी लोन लेने की, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी एंड अल्टीमेटली द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन विल बी कंट्रोल। तो अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो क्या करेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा, अल्टीमेटली मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। और जब सिचुएशन डिफ्लेशन की है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देता है ताकि लोगों की लोन लेने की इच्छा ज़्यादा हो जाए और हमारे मनी सप्लाई बढ़ जाए एंड अल्टीमेटली द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन विल बी कंट्रोल। दैट वाज ए इजी पॉइंट। नेक्स्ट इज रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ध्यान से सुनना। आरबीआई कुछ क्रेडिट कोटास फिक्स कर देता है। सर क्रेडिट कोटा का मतलब, आरबीआई कहता है एक बैंक को कि अगर आप 100 करोड़ रुपए का लोन दे सकते हो तो आपको कुछ कोटाज में देना पड़ेगा। अगर आप 100 करोड़ रुपए का लोन दे सकते हो, कोई बैंक अगर 100 करोड़ रुपए का लोन दे सकता है तो उसको कुछ कोटाज में देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर को 20%, ऑटोमोबाइल सेक्टर को 30%, एफएमसीजी सेक्टर को 50%, ऐसे कुछ क्रेडिट कोटास फिक्स कर देता है आरबीआई। तो हुआ क्या, ऑटोमोबाइल सेक्टर, Hyundai, मारुति, ऐसी कंपनियां, कार बनाने वाली कंपनियां बैंक के पास में आई लोन लेने के लिए। उन्होंने 60 करोड़ रुपए का लोन लिया। अब वो कह रही है मुझे 10 करोड़ का लोन और चाहिए, तो बैंक बोलेगी माफ करना मैं आपको लोन देना चाहता हूं, लेकिन आरबीआई, हमारे माई बाप आरबीआई ने क्रेडिट कोटा फिक्स कर रखा है कि आप केवल 30% का ही लोन दे सकते हो ऑटोमोबाइल सेक्टर को। अब हमको जो हमारे पास में लोन का पैसा बचा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर और इनको देना पड़ेगा। तो जब भी आरबीआई कंट्रोल करना चाहता है मनी सप्लाई को तो वो क्रेडिट रेशनिंग करता है, क्रेडिट कोटाज लेके आ जाता है। आरबीआई इंट्रोड्यूसेस क्रेडिट रेशनिंग। इससे क्या होता है, इट डिक्रीजेस द सप्लाई ऑफ मनी। बैंक के पास में पैसा होते हुए, उनकी इच्छा होते हुए भी वो उनको लोन नहीं दे पाते क्योंकि आरबीआई ने क्रेडिट कोटाज फिक्स कर रखे एंड अल्टीमेटली द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज कंट्रोल। वेयरएज जब सिचुएशन होती है डिफ्लेशन की तो आरबीआई विड्रॉ कर लेता है इन क्रेडिट कोटाज को। जिस क्रेडिट कोटास को उसने लगाया है कि 30% ही दे सकते हो ऑटोमोबाइल सेक्टर को, उसको विड्रॉ कर लेता है, उसको वो विड्रॉ कर लेता है एंड अल्टीमेटली द सप्लाई ऑफ मनी इज इंक्रीज्ड और सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन इज कंट्रोल्ड। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। क्या होता है बेटा क्रेडिट रेशनिंग? रेशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। RBI fixes credit quota for different business activities and banks cannot exceed the quota limit while granting loan. आपके पास में पैसा होगा, आपकी इच्छा होगी मारुति को लोन देने की, लेकिन आप उस क्रेडिट कोटा को एक्सीड नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो वे हाउ RBI कंट्रोल्स द मनी सप्लाई। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन दोनों आपको समझा दिया। लास्ट इज मोरल सिचुएशन। आरबीआई ने सीआरआर कर लिया, एसएलआर कर लिया, बैंक रेट कर लिया, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्वालिटेटिव मेजर, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट सब कर लिया, फिर भी आरबीआई के पास में एक अधिकार है मोरल सिचुएशन, मोरल सुएशन। वो बैंक्स को कह सकता है कि तुम लोन देना कम करो, वो बैंक्स को कह सकता है कि तुम लोन देना चालू करो। हम बेटा मैं आपको बताऊं तो कई बार बैंक ऑडिट पे जाते थे तो मैं पूछता था कि आपने ये इतना लोन कैसे दे रखा है, तो बैंक मैनेजर वगैरह हमको यही बोलता था कि साहब हम क्या करें, हमारे पास तो ऊपर से ऑर्डर आए थे कि इतना इतना आपको एग्रीकल्चर लोन देना है। कई बार ऑर्डर आए थे कोरोना के बाद में कि वहाँ पे कोई स्पेसिफिक सेक्टर था, मेरे ख्याल से ऑटो वालों का सेक्टर था वो, तो उनका स्पेशल मोदी जी की रिक्वायरमेंट थी, मतलब मोदी जी की नहीं बोलूँगा, गवर्नमेंट की, कि इनको इतना लोन जाना चाहिए। मुझे ध्यान है एक बार बैंक ऑडिट पे गया था कि इस सेक्टर को इतना लोन जाना चाहिए। तो कई बार मोरल सुएशन भी करता है आरबीआई कि आप इस सेक्टर को इतना लोन दो, आप लोन देना कम करो, आप लोन देना ज्यादा करो, तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। इट इज लाइक गिविंग एन एडवाइस टू द बैंक्स टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। बैंक्स आर एडवाइज्ड टू रिस्ट्रिक्ट लोन्स। जब इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है तब बैंक्स आर एडवाइज टू रिस्ट्रिक्ट लोन्स, की लोन्स देना कम करो।
वेयर एज जब डिफ्लेशन की कंडीशन होती है तो बैंक्स आर एडवाइज टू बी लिबरल इन लैंडिंग ड्यूरिंग डिफ्लेशन। लिबरल रहो, आराम से सब लोगों को लोन दो। डिफ्लेशन की कंडीशन है, मनी सप्लाई को बढ़ाओ ताकि डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो पाए। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। ये थे बेटा आपके इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, ये मेरे जो बीएसटी के नोट्स है वो तो एकदम आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए परफेक्ट है। बीएसटी के नोट्स, जो इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं वो आपको 100 में से 95 मार्क्स के ऊपर लाने के लिए तो परफेक्ट है। 100 में से 100 लाने हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है बेटा, कई सारे बैंक मनी, हाई पावर मनी, वॉल्ट कैश। अगर मैं आपको ये एक बार में सारा समझा दूंगा तो आपको भी दिक्कत होगी सब समझने में। तो उन पॉइंट्स को आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा कुछ छोटे छोटे टर्म्स के लिए, क्योंकि अल्टीमेट हमारा टारगेट है 100 में से 100 मार्क्स लेके आने का। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्लास में। बाय।